निसा नैनी को दिलासा देकर अपने कमरे में वापस आई तो दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई। मिस्टर जोसेफ इसके कमरे में मौजूद थे। ये भाई से हैरत था। वो इसके बेड के साइड टेबल पर रखा वो फोटो फ्रेम उठाकर देख रहे थे जिसमें निसा 5 साल की थी और मिस्टर जोसेफ के गले में बाहें डाले खड़ी थी। बेड से कुछ फासले पर खिड़की के साथ दीवान सोफा रखा था। डैड, आप यहाँ? वो खुशगवार हैरत लिए अंदर दाखिल हुई। इसे याद भी नहीं था कि पिछली बार वो इसके कमरे में कब आए थे। पिछली बार कब उन्होंने इसे गले लगाया था। वो इनका बाप था, फिर भी सदियों के फासले पर था और आज खुद चल कर आया था। निशा का हैरान होना तो बनता था। इसकी आवाज़ पर वो पलटे और फिर मुस्कुरा दिए। इधर आओ। सोफे पर बैठते उन्होंने निशा को अपनी जानिब बुलाया। वो खुशी से इनकी जानिब बढ़ी और फिर इनके साथ सोफे पर बैठ गई। मिस्टर जोसेफ ने इसके गिर्द बाहें फैलाकर इसका सर कंधे से टिकाया। निशा के लिए ये इतना हैरान कुन था कि वो साकित सी जम गई। हाथ में फोटो फ्रेम पकड़े वो इसे देख रहे थे। यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई हो। यूँ लगता है जैसे कल की ही बात है। फ्रेम वापस रखते उन्होंने निशा के सर पर बोसा दिया। निशा पर तो आज हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। वो तो कुछ बोल ही ना पाई। कई लम्हे यूं ही इनके कंधे से लगी बैठी रही, कुछ ना बोली। मिस्टर जोसेफ भी खामोश बैठे रहे। वो इस अपनायत को महसूस करना चाहती थी जिसके लिए सारी उम्र तरसी थी। आज इसे लगा था जैसे वो बेकार नहीं थी। आज इसे लगा था इसका एक बाप, इसका एक डैड भी था। मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों बाप बेटी डिनर करने चलते हैं। निशा ने बाकायदा इनके कंधे से सर उठाकर उन्हें देखा। क्या वाकई वो इसका बाप ही था ना? वो मिस्टर जोसेफ ही था ना? मिस्टर जोसेफ ने इसके हैरत से उठे हुए चेहरे को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? आज तो इसे खुशी और हैरत से मार ही देते। फेवरेट? निशा ने ज़ेरे लब दोहराया। इसका कुछ फेवरेट था ही नहीं। इसे याद करने पर भी अपना कुछ फेवरेट याद नहीं आया। बताओ भी। इसे उलझे देखकर उन्होंने मोहब्बत से सवाल किया। जो आपको पसंद हो। वो बस इतना ही कह पाई। क्या निशा की अपनी कोई पहचान नहीं थी? ठीक है। आज डिनर मेरी तरफ से। 8 बजे रेडी रहना। इसका दिल किया कि वो उछले कूदे नाचे गाए पूरी दुनिया को बताए कि इसका बाप आज इसे अपने साथ बाहर ले जा रहा था। इसका बाप आज इसके कमरे में आया था। इसके बाप ने आज इसे मोहब्बत से बोसा दिया था। पर वो तो सांस भी नहीं ले पाई। आंखों में नमकीन पानी इकट्ठा होने लगा। कुछ लम्हे मज़ीद खामोशी की नज़र हुए। फिर इसे मिस्टर जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे कल वाले फैसले पर कोई एतराज़ तो नहीं है? दिल मुरझा गया। सारी खुशी झाग की तरह बैठ गई। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत परमाबरदार है और ये भी जानता हूँ कि वो मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेगी। वो इसके जवाब से पहले ही इसके कंधों पर अपनी तवक्कात का बोझ डालते गए। मैं जानता हूँ मेरी नसा बिल्कुल भी नैन्सी जैसी नहीं है। ना वो इसकी तरह मुझे परेशान करेगी। फिर भी मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछना चाहता हूँ। बोलो निशा, तुम क्या चाहती हो? माँ बाप की मोहब्बत की भूखी औलाद को ज़रा सी तवज्जो देकर इनके गले पर छुरी फेर भी दो तो फिर भी वो उफ तक नहीं करेंगे। क्या होगा अगर वो इनकार कर दे? वो अपने बाप को मायूस कर देगी। ये मोहब्बत, ये शफ़क़त फिर दोबारा कभी नसीब नहीं होगी। इसका बाप नाराज़ हो जाएगा और वो उन्हें नाराज़ करने की हिम्मत नहीं रखती थी। दिल दुखा था पर इसने चेहरा उठाकर बस इतना ही कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। दिल मर गया। अपनी ज़ात पर इसने अपने बाप की मोहब्बत को फ़ोक़ियत दे दी। अब इसे सारी उम्र अपने बाप की तवक्कात का बोझ उठाना था। सारी उम्र उसे यूं ही ज़बरदस्ती मुस्कुराना था। दिल को कुरलाने लगा तो इसने दिल को थपक कर सुला दिया। मुझे तुम पर फ़ख्र है निशा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अजीम माँ की बेटी हो। निशा की गर्दन पर छुरी फिर गई। खून भल भल बहने लगा और वो उफ तक न कर पाई। काश काश इसकी माँ जिंदा होती तो शायद वो अपना दर्द सुना पाती। पर यहाँ इसका हमदर्द कोई नहीं था।
وہ किसी तक कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि इसे एक अच्छी बेटी बनना था। इसे अपने बाप के फ़ख्र को कायम रखना था। इसे एक अजीम माँ की बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना था। इसे विलियम का ख़्याल आया, इसे जब पता चलेगा तो वो क्या रद्द-ए-अमल देगा। फिर इसे झटक दिया फिर इसे सर झटक दिया। विलियम इसे अपने बाप से ज़्यादा अजीज तो नहीं था। मिस्टर जोसेफ कुछ देर बैठे रहे और फिर इसे वक्त पर तैयार रहने का कहकर उठकर चले गए। वो बंदा जानता था कि किस औलाद को कैसे बेड़ियां डालनी है। यूं ही तो स्टारलाइट जैसे प्रोडक्शन हाउस का मालिक नहीं बन गया था वो। यूं ही तो यूं ही नहीं यूं ही तो नहीं शोबिज़ इंडस्ट्री पर छाया हुआ था। दिमाग चाहिए होता है और जोसेफ पैटरसन दिमाग विरासत में लेकर पैदा हुआ था। तुम सिलेंडर लेकर इसके पेट में घुस गए? ईसा मामू ने बेयकीनी से इसे देखा। हाँ, विलियम ने इस बात में सर हिलाया। नदी के किनारे पत्थरों के ऊपर बैठे वो दोनों आज विलियम आज जो कुछ भी विलियम ने किया इसको डिस्कस कर रहे थे। तुमने इसे डंडे से मारा? इस बार उन्होंने रुख मोड़कर ताहिराना नजरों से इसे देखा, यूं जैसे यकीन करना चाह रहे हों वो इतना खतरनाक कब से हो गया था। मैंने इसे मारा नहीं है, बस डराया है। काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुके विलियम ने भवें उचकाते हुए कहा। ये इसका अंदाज था, भुएं उचकाना। हर सवाल जवाब में, हर शरारत और ड्रामे के बाद वो भुएं उचकाकर बरिउस ज़िम्मा हो जाता था। तुम्हें कुछ और नहीं मिला था? एक और सवाल। मुझे स्टोर रूम में सबसे पहले यही दो चीज़ें नज़र आईं। होने वाले बहनोई को कौन डराता है? मज़ीद सवाल। इस बार उन्होंने उर्दू में कहा। लहजे में तासुब था। विलियम का एक दूसरा शौक नित नई ज़ुबानें सीखने का था और वो आजकल इनसे उर्दू सीख रहा था। कुछ कुछ जुमले और बातें इसे समझ आने लगी थी। और मैंने जैनी से भी कहा है कि मेरे भाई का दिल तोड़ने वाले की मैं गर्दन तोड़ दूंगा। इसने गर्दन अकड़ाकर अपना कारनामा सुनाया, यूं जैसे वाकई गर्दन तोड़ देगा। क्या खा रहे हो आजकल बरखुरदार? ईसा मामू ने बाकायदा इसकी पेशानी को छुआ। कहीं बुखार तो नहीं? विलियम ने खपकी से उन्हें देखा जिनके चेहरे पर शरारत नुमाया थी। सीरियसली, यहाँ मेरी हालत बुरी हो चुकी है और आपको मजाक सूझ रहा है? कत्थई आंखों में खपकी उभरी। मुझे लगा था तुम अपनी माँ जैसे हो, पर तुम तो दूसरे जोसेफ निकले। अब महल जाकर टांगे तोड़वाने की तैयारी पकड़ो। जोसेफ तुम्हें सस्ते में नहीं छोड़ेगा। उन्होंने तासुब से कहते हकीकत से पर्दा उठाना ज़रूरी समझा। क्या यार ईसा मामू, क्यों डरा रहे हैं? मुझे अपनी टांगों से ज़्यादा अपने बहन भाइयों की खुशियाँ अजीज़ हैं। उलझे बालों में हाथ फेरते इसने खुद को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि बात कुछ और है। अगर वो लड़की तुम्हें पसंद करती है तो तुम इसे अपने भाई के लिए कैसे राज़ी कर सकते हो? नदी का बहता पानी विलियम के आसाब पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। ज़रूरी नहीं वो जॉर्ज से शादी करे, पर मैं इससे शादी नहीं कर सकता। जॉर्ज होश जॉर्ज बहुत हर्ट होगा और वैसे भी वो मुझे नहीं पसंद और शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तब तक नहीं करो जब तक निभा ना सको। ईसा मामू ने इसके मुंह की बात उचक ली। विलियम पल भर को ठिठका। आपके नज़दीक शादी क्या है? ये सवाल पूछते इसका दिल जाने क्यों धक धक कर रहा था। वो कागज़ का टुकड़ा बेसाख्ता याद आया और इसके साथ ही फजर महराज भी। दिल में अजीब सी हलचल मच गई। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गवाहों की मौजूदगी में किसी को दिलो जान से कबूल करके ये अहद करने का नाम है कि हमेशा एक दूसरे का लिबास बने रहेंगे। क्या तुम्हें फजर महराज अपने अक़द में कबूल है? समाज से एक जानी पहचानी आवाज़ टकराई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसकी अपनी आवाज़ फिज़ा में रक्स करने लगी। मिली जुली आवाज़ें किसी हथौड़े की मानिंद इसकी समाज से टकराने लगीं। ईसा मामू कुछ कह रहे थे पर विलियम सुन ही नहीं पाया। इसके चारों जानिब धुआं उठने लगा। आसपास का खूबसूरत नज़ारा भयानक मनाजिर पेश करने लगा। विलियम, चुप क्यों हो? बताओ उन्हें कि तुम भी ये सब कबूल कर चुके हो। तुमने भी किसी का लिबास बनने का अहद किया था
بتاؤ انہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ بتاؤ ایک خوبصورت لڑکی جس کا کوئی ولی نہیں ہے، وہ ولیم ولی کے نام پر بیٹھی ہے۔ بتاؤ ولیم جوزف، بتاؤ۔ سرسراہتے لباس والی نینسی جانے کہاں سے وارد ہوئی۔ وہ حلق کے بل چلا رہی تھی اور اس کی چیخیں کسی ہتھوڑے کی مانند تھیں۔ ولیم دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے نیچے جھکا، یوں لگا جیسے کھوپڑی ہل چکی ہو۔ ولی، تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ ماموں پریشانی سے اس کی جانب جھکے۔ بتاؤ انہیں ولیم جوزف، بتاؤ کہ تم ایک بزدل انسان ہو۔ تم اپنی بیوی کو اون نہیں کر سکتے۔ سفید کپڑوں والی فجر معراج ندی کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ولیم کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گرل مشین دماغ میں چل رہی ہو۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے خوفزدہ نگاہوں سے ندی کے بیچوں بیچ کھڑی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ سفید سوٹ پر جگہ جگہ کیچڑ لگا تھا۔ وہ زخمی تھی اور اسے بھی زخمی کرنے آئی تھی۔ ولی، ولی، ولی تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ ماموں کے تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ ولیم کے قریب بیٹھے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، پر ولیم جوزف کو گہرے کوہرے نے گھیر لیا تھا۔ بتاؤ ولیم جوزف، تم اپنی پہچان سے انکاری ہو۔ تم خوفزدہ ہو کیونکہ تم بزدل ہو۔ نینسی اس کے عقب میں جھکی اس کی سماعت میں سور پھونک رہی تھی۔ بتاؤ انہیں ولیم جوزف، بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو۔ ندی کا پانی دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہا تھا۔ فجر کا وجود دھیرے دھیرے پانی میں ڈوبنے لگا۔ وہ جتنا ذہنی طور پر اپنی پہچان کو لے کر پریشان تھا، اس میں یہ بیماری مزید بڑھتی جاتی تھی۔ پر ولیم جوزف نے کبھی اپنے درد کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا تھا۔ وہ اپنی تکلیفیں اپنے تک رکھتا تھا، یہ اس نے کافی سالوں سے سیکھ لیا تھا۔ وہ اپنوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے فوبیا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے اپنوں کو ڈسٹرب کیا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے اس نے یہ تکلیف خود تک رکھ لی تھی۔ جب یہ تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تب وہ کسی سفر پر نکل جاتا تھا، پر اب حالات ایسے تھے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے یکدم ہی سب بکھرنے لگا۔ اس کی بیماری بہت عجیب تھی۔ مہینوں تک وہ بالکل ٹھیک رہتا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر اچانک کوئی بات، کوئی یاد، کوئی منظر اسے گھسیٹ کر گہری دھند میں پھینک دیتا تھا۔ اس پل بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ولیم جوزف! فجر اور نینسی کی ملی جلی آوازیں گونج گئیں۔ پنکھے سے لٹکتی افق کی لاش اس کی تصور کے پردے پر لہرائی۔ اس نے اپنا سر بھینچ لیا۔ نینسی کی لاش جھولوں کے درمیان لٹک رہی تھی۔ نہیں! وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کے سامنے ہی فجر دھیرے دھیرے گردن تک پانی میں ڈوب گئی۔ چاروں جانب کوہرا ہی کوہرا تھا، دھند ہی دھند، اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، وہ فجر کو بچانا چاہتا تھا، پر پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ سرخ چہرہ لیے تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فجر مکمل ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ندی سے نگل گئی۔ فجر! اس کے حلق سے ابھرنے والی چیخ بے ساختہ تھی، اور پھر جیسے سکتہ ٹوٹ گیا۔ ولیم! ولی! کیا ہو گیا ہے ولی تمہیں؟ عیسیٰ ماموں نے اسے پوری قوت سے جھنجھوڑا۔ ولیم نے آنکھیں جھپکتے چاروں جانب دیکھا۔ کوہرا چھٹ گیا، شفاف ندی پرسکون سی بہہ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا۔ تھوک نگلتے اس نے عیسیٰ ماموں کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، تکلیف تھی، وہ تکلیف جو پہلی بار عیسیٰ ماموں کے سامنے آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا پایا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے پوچھ رہے تھے۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عیسیٰ ماموں نے آگے ہوتے اسے گلے لگایا، اور ولیم ان کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اپنی بے بسی پر تڑپ کر رہ گیا۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ ایک نارمل زندگی نہیں جی سکتا تھا؟ عنکبوت کے پھیلے جال میں وہ پھنسا ہوا تھا، پھر کیسے اپنوں کی امیدوں پر پورا اتر پاتا؟ آخر کیسے؟ کبھی کبھی زندگی ہمیں ہنسنے کی اتنی بڑی سزا دیتی ہے کہ ہم ہنسنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔
फजर के पिछले 2 दिन तकरीब की तैयारी में गुजरे थे। यूं तो ये कोई प्रोफेशनल फैशन शो नहीं था जहां इसे रैप वॉक करनी पड़ती, लेकिन फिर भी एक सेहर अंगेज गाउन को अगर बेहतरीन तरीके से पेश ना किया जाता तो इसका फ़ायदा क्या। चुनाचा 2 दिन इसने घर में खूब प्रैक्टिस की, चलने की, खड़े होने की, इस अंदाज में कि पूरी तवज्जो इसके डिज़ाइन पर रहे। कोई इसे न देखे। इसे पहली बार एहसास हुआ था कि वो अच्छी डिज़ाइनर बन सकती थी, पर ये मॉडलिंग इसके बस का काम नहीं था और ना ही इसे कभी करना था। वो अपनी पहचान अपने काम से बनाना चाहती थी, अपने हुस्न से नहीं। वो आ और आज आखिर वो दिन आ ही गया था जब पूरा डिपार्टमेंट एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर बड़े हॉल में बदल दिया गया था। बेहतरीन नशिस्तों के साथ लंबी स्टेज बनाई गई थी जहां सभी स्टूडेंट्स ने अपना काम पेश करना था। स्टूडेंट्स की मेहनत देखी जा सकती थी, एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिज़ाइंस, एक बेहतरीन दिमाग ऊंची उड़ान भरने को तैयार बैठा था। प्रोजेक्ट रूम में खलबली सी मची थी और फजर इस वक्त मैडम रोशना के ऑफिस में थी। सभी सुपरवाइज़र अपने अपने ग्रुप को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। सबकी यही ख्वाहिश थी कि इनके स्टूडेंट्स आगे जाएं। फजर आईने के सामने बैठी अपने सामने रखे ढेर सारे फेस पेंट और मेकअप को इस्तेमाल करते अपने चेहरे पर पेंट कर रही थी। ये एक तरह का मेकअप ही था जो इसने पिछले चंद दिनों में सीखा था, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने एक मेकअप के लाखों मांग लिए थे और फिर वक्त इसने जॉब छोड़ रखी थी। चुनाचा मेकअप आर्टिस्ट पर लानत भेजते खुद ही हाथ पांव चलाने का फैसला किया, जो किसी हद तक कामयाब रहा था। बड़ी बड़ी फैशन और टेक्सटाइल कंपनियां जो मत हुई थीं, वो तशरीफ़ ले आ चुकी थीं। रईस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उन्हें बेहतरीन तरीके से खुशामदीद कहा गया और हॉल के अंदर तक ले जाया गया। शोले की लॉन्च चंद दिन आगे कर दी गई थी। ये पहली बार हुआ था कि रईस ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट मुलतवी हुआ था, क्योंकि वजह बिल्किस बेगम की नागहानी मौत थी। अलबत्ता वादे के मुताबिक वो इस तकरीब से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए वक्त निकाल कर वो अपनी टीम के साथ आ पहुंचा था। इसकी एक जानिब अरूजा तो दूसरी जानिब मुराद आलम था। रईस ग्रुप के अलावा लक्स और स्टाइल जैसी कंपनियों के पीओसीज भी मौजूद थे। अलबत्ता रईस खुद आया था। यूँ तो इसने सैकड़ों फैशन शोज़ अटेंड करने के अलावा स्पॉन्सर भी किए थे। निजी यूनिवर्सिटी का ये छोटा सा इवेंट था, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। पर अगर कुछ मायने रखता था तो वो थी मैडम रोशना, रईस की क्लास फेलो, जिनके स्पेशल बुलाने पर वो आया था। और इस वक्त भी मैडम रोशना के साथ बैठा वो जाने किस गुफ्तगू में मगन नज़र आ रहा था। मैडम रोशना को इनकी वालदा की वफ़ात का दुख था। वो बिल्किस बेगम से कई बार मिली थी। इनकी वफ़ात पर वो रईस मेंशन भी गई थी। अलबत्ता उन्होंने रईस को मना किया था कि अगर वो गैर आरामदा महसूस करे तो बेशक ना आए, पर रईस ने भी वादे का पास रखा और इस वक्त वो सभी हॉल में मौजूद थे। दूसरी जानिब फजर ने चेहरे को आखिरी टचअप देते आईने में देखा। इसका चेहरा सुर्ख रंगों से छुप गया था। खुद पर सताइशी नज़र डाले वो उठ खड़ी हुई, घूम फिर कर खुद को देखा। सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। इसने अभी तक बाकियों के प्रोजेक्ट्स नहीं देखे थे। खुद से फुर्सत मिलती तो कुछ और देखती ना। नर्वस थी और परेशान भी। आज के दिन का इसने बेसब्री से इंतज़ार किया था और आज का दिन इसे एक नई पहचान देने वाला था। पर क्या वो ये सब कर पाएगी? वो इन्हीं सोचों में सरगर्दा थी जब कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और सफ्दर अंदर दाखिल हुआ। वो सूरत हाल का जायज़ा लेने गया था। फजर को देखते ही इसका मुंह हैरत से खुल गया। सुर्ख और सफ़ेद रंग का वो गाउन इसे मलकाए मलून बना रहा था। ओह माय गॉड! वो गालों पर हाथ रखते जिस अंदाज में बोला था, फजर को वाकई इस पर नरगिसी आदमी का गुमान हुआ था। यूँ लगता है जैसे कोई नाइटमेयर हकीकी शक्ल धार चुका हो। इसकी नज़रों में सताइश थी। फजर, मुझे तुम पर थोड़ा सा फ़ख्र महसूस हो रहा है। वो खुश था। इसे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि फजर इतना अच्छा काम कर लेगी और इस मेकअप ने इसे 4 चांद लगा दिए थे।
کتنا ٹائم ہے؟ اس نے ہاتھ مسلتے پوچھا۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ کمرے میں چلتا اے سی بھی اس کی گھبراہٹ کم نہیں کر پایا تھا۔ ریلیکس رہو، ابھی کچھ وقت ہے، تم بیٹھو، پانی پیو، میں تمہیں بلا لوں گا۔ وہ اسے ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔ فجر نے گہرا سانس لے کر موبائل اٹھایا۔ وہ پچھلے دنوں اس قدر مصروف رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے کچھ دیکھ ہی نہ پائی، اور جیسے ہی اس نے اسکرولنگ کی، اسکرین پر ابھرنے والی خبر پر اس کا انگوٹھا رک گیا۔ ہاتھ لرز اٹھا اور موبائل فون گرتے گرتے بچا۔ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے وہ فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں چلتی خبر واضح تھی۔ ارسل برہان گردیزی کا آج نکاح تھا۔ فجر کو لگا کسی نے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ شہر کے لگژری ہاٹ میں اس وقت اس کی بارات دکھائی جا رہی تھی۔ موو آن کرنے پر بھی اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اسے نظر آیا۔ سفید شیروانی پہنے وہ وجیہہ لگ رہا تھا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے سانس نہ لیتی ہو۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ وہ خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس کا باپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے باپ کو اس پر فخر تھا۔ یہ ذلت بھی میرے مقدر میں سہی۔ فجر نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے تو ارسل کی دلہن بننے کا خواب کبھی دیکھا تھا، اور آج وہ ایک زندہ لاش کے روپ میں کھڑی تھی۔ انسان کا سب سے بڑا خواب جب پورا نہیں ہوتا تو وہ سب سے بڑا نائٹ میئر بن جاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھتے ہوئے لب کچلنے لگی۔ جانتی تھی ارسل نے اسے گنوا دیا تھا، اور اسے سوچنے کا حق خود فجر نے گنوایا تھا۔ اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ ارسل کا خیال بھی نہیں آتا، پر ایک ظالم لمحہ کبھی کبھی سارے زخم ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اس پر چھایا سکتا فون کی آواز پر ٹوٹا۔ اس کا فون بج رہا تھا، نمبر اجنبی تھا۔ اٹھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر صورتحال کے پیش نظر اٹھا لیا۔ ہیلو، آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ارسل بات کر رہا ہوں، اور فجر کے دل سمیت پوری دنیا رک گئی۔ ارسل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کبھی وہ اس نام کے لیے، اس شخص کے لیے اپنی اماں سے لڑا کرتی تھی کہ وہ اس کا ہی تھا، پر آج اس کی شادی تھی۔ وہ نام کسی اور کا ہونے والا تھا۔ حالانکہ وہ ارسل سے پہلے شادی کر چکی تھی، پر پھر بھی اس کی شادی پر اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جتنی اپنی پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ بولیں۔ خوفناک خاموشی کو اسی نے توڑا۔ ٹانگوں میں سہارا نہیں تھا، اسی لیے کرسی سے ٹیک لگا لیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ اس نے نمبر کہاں سے لیا تھا، کیونکہ آج کے دور میں یہ سوال نہایت فضول تھا۔ اسی لیے مدعے کی بات پر آئی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ بربادی مبارک ہو، زہر خند لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فجر نے اپنی دنیا کو دھندلاتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا ضروری تھا اس شخص کا آج ہی فون کرنا؟ تم نے ایسا کیوں کیا فجر؟ اس بار ارسل کے لہجے میں غصے اور غم کی ہلکی سی آمیزش ابھری۔ سوال کرنے کے اختیارات کھو چکے ہیں آپ، بتائیں کس لیے فون کیا ہے؟ لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ شخص اب اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں آج بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ آج میری شادی ہے، پر میں تم سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ بس اپنے خاندان سے چھپا کر رکھیں گے، ساری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ اس نے ارسل کی بات اچک لی۔ لہجے میں تمسخر تھا، استہزاء تھا، درد تھا۔ اس میں برائی ہی کیا ہے فجر؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو میرا ساتھ دو۔ پتہ نہیں وہ پاگل تھا یا جان بوجھ کر بن رہا تھا۔ فجر بھی سختہ ہنسی۔ برائی یہ ہے کہ فجر کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور شاید آپ یہ بھول چکے ہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ سچ شکر اسے خیال تو آیا کہ وہ اب شادی شدہ تھی۔ دوسری جانب موجود ارسل کے ہونٹ بھیج گئے۔ فجر کا شادی شدہ ہونا اس کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا، یہ شاید زیادہ، کیونکہ فجر کو کھونے کا ملال بہت زیادہ تھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ بالآخر اس کی آواز سنائی دی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ تم کسی اور کو کیسے چن سکتی ہو؟ ذلیل کر کے، دھکے دے کر نکالنے کے بعد بھی وہ توقع کر رہا تھا کہ فجر معراج اس کے لیے بیٹھی رہے گی۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مسٹر ارسل برہان گردیزی صاحب،
یہ دنیا ہمارے مطابق نہیں چلتی، اس بات کو قبول کرنا سیکھ لیں۔ طنز میں دو بے الفاظ ارسل کو سلگانے لگے۔ تمہارے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا نا؟ وہ اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ موو آن کرنا فجر کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا۔ ضبط سے آنکھیں میچتے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، جب ایک انسان ماں باپ کے مر جانے پر صبر کر لیتا ہے تو پھر یہ بے نام رشتے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ مت بھولو کہ تم وہی ہو جس نے میرے پاؤں پکڑے تھے۔ ارسل برہان گردیزی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فجر نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں حیرانی سے زیادہ خوف تھا۔ فجر نے دنیا میں آخری توقع یہی کی تھی کہ ارسل اسے چھوڑ تو سکتا ہے پر وہ کبھی اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی مرد اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ جب تک وہ کردار پر بات نہ کر لیں ان کی انا کو سکون نہیں ملتا۔ فجر کے چہرے پر اس وقت موت جیسی بے یقینی تھی۔ تمہارا شوہر جانتا ہے کہ تم میرے لیے گڑ گڑاتی رہی ہو؟ آج وہ کس کی زبان بول رہا تھا؟ اپنا ٹھکرایا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ الفاظ تو اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ فجر تو اس کے لیے کبھی غیر تھی ہی نہیں، پھر کیوں؟ فجر کی زبان تالوں سے جا چپکی۔ خوفناک احساس نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ کیا اس نے ذلیل کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ اماں کہتی تھی کہ ارسل بارات لے کر کبھی نہیں آئے گا، چاہے وہ انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جائے۔ اماں ٹھیک کہتی تھیں۔ اسے آج احساس ہوا تھا اور اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ اس نے جلدی موو آن کر لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شخص فجر کی محبت تھا ہی نہیں، وہ اس کی عادت تھا، فرار کی عادت جو اس نے اپنائی تھی۔ اپنی زندگی سے جو اس نے فرار ڈھونڈا تھا وہ ارسل تھا، پر اس بات سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ ارسل اس کی عادت تھا اور عادتیں جان لیوا ہوتی ہیں، بھلا کب؟ جب انہیں چھوڑنا پڑ جائے۔ تمہیں کیا لگا تھا ارسل صاحب کہ میں ساری عمر تمہارے لیے روتی رہوں گی، تمہاری بے وفائی سینے سے لگائے پھروں گی، تمہارے ٹھکرانے پر بار بار تمہارے پیچھے آؤں گی، پوری زندگی تمہارے نام کر دوں گی؟ کیا لگا تھا تمہیں؟ ملکہ ملون اس سے زیادہ نہیں سن سکتی تھی۔ اپنی بے جان ہوتی جان پر قابو پاتے اس نے واضح کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا فجر کو ندامت کا احساس ہوگا تو وہ اس کی جانب پلٹ آئے گی۔ غلط لگا تھا اسے۔ غلط لگتا ہے مردوں کو۔ ان کی یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ جس عورت کو وہ اپنے ہاتھوں سے گنواتے ہیں وہ دوبارہ ان کی جانب لوٹے گی۔ کبھی نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ تم کانچ جیسی شفاف ہو، پر تم تو سنگ مرمر نکلی۔ وہ سینے میں اٹھتی جلن کو دبائے بولا، تمہیں لگا تھا کہ میں کانچ ہوں تو تم مجھے توڑ دو گے، میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی؟ بالکل نہیں۔ مجھے آج اپنے سنگ مرمر ہونے پر فخر ہے۔ تم اپنا سر پھوڑ لو پر مجھے نہیں توڑ پاؤ گے۔ گردن اٹھائے وہ آنسوؤں کو پیتے بولی۔ چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے جیسے خون رس رہا تھا۔ اس کی داہنی آنکھ کے قریب سرخ رنگ سے بڑی سی مکڑی بنی تھی جو اس کے آدھے چہرے پر پھیلی تھی، اور پھر بائیں جانب گردن پر مکڑی کا جال بڑی نفاست سے بنا تھا جس میں ایک خوبصورت تتلی پھنس چکی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ میک اپ کے پیچھے چھپ گیا تھا اور اس کا میک اپ عنکبوت کے شکار کو آرٹ کے تصور میں پیش کر رہا تھا۔ یہ دراصل پینٹ کیا گیا تھا۔ بائیں جانب کی آنکھ سے سرخ سیال بہہ رہا تھا اور باقی چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور اس کی گردن انہی زخموں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ ایسی دلہن تھی جو عنکبوت کا شکار ہوئی تھی اور جسے مار کر دفنا دیا گیا تھا، اور اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کسی تابوت سے اٹھ کر آئی ہو۔ ارسل کی اس فون کال نے اسے اس تکلیف کو اوڑھنے پر مجبور کر دیا تھا جسے وہ آرٹ کی صورت پہنے ہوئے تھی۔ اسے اپنی گردن پر بنی جال میں اٹکی شکار ہو چکی تتلی کی تکلیف کو محسوس ہوئی۔ سینے میں اتنی جلن تھی کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ میں تم سے سر کیوں پھوڑوں گا؟ اچھا ہوا جو سب ختم ہو گیا۔ ایک پردے دار، نیک اور شریف عورت اس وقت میرے نکاح میں آنے والی ہے جسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ آج میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔
फजर मेराज, तुम आज अरसल बुरहान के दिल से उतर चुकी हो। नफ़रत है मुझे तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी ज़ात से। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। इसकी समात में पिघला शीशा ढेलते अरसल ने टिक से फ़ोन बंद कर दिया और फजर को लगा कि सीने से भरे बाजार में कोड़े दे मारे हों। तकलीफ़ रूह की गहराइयों तक उतर गई। फ़ोन हाथ से छूट गया। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। इसका खूबसूरत साउंड ज़मीन पर किसी आबशार की तरह बिखरा हुआ था और सुर्ख सफ़ेद गाउन की इस आबशार के बीचों बीच वो अपने वजूद के गिर्द बाहें फैलाए सिसक रही थी। खुद को गले लगाना तकलीफ दे होता है और वो अपनी तकलीफ बांट नहीं सकती थी, इसीलिए खुद को ही गले लगा लिया। घुटनों में सर दिए वो आंसू ज़ब्त करने की कोशिश कर रही थी। मोहब्बत मुकर जाए तो सहारा मोहब्बत मुकर जाए तो सहा जा सकता है, पर मोहब्बत फिटकार दे तो सहा नहीं जाता। और फिर फिटकार हमेशा इसी के मुकद्दर में ही क्यों? नफ़रत है मुझे तुम्हारे नाम से, तुम्हारी ज़ात से। इसने घुटनों से सर उठा लिया। आखिर कब तक लड़कियां मोहब्बत के नाम पर ख़ुद को इस्तेहसाल करती रहेंगी? लड़कियां खुद अपने साथ ये जुल्म करती रहेंगी। सारी उम्मीदें वापस्ता करके फिर खाली वजूद लिए बैठी रह जाती हैं। बस बस बस, अब और नहीं। इसे फजर के नाम से नफ़रत थी, तो फिर इस नाम को ऐसा क्यों न बनाया जाए कि हर शख्स इस नाम की चाहत करे, हर शख्स ख्वाहिश करे, हर शख्स यहाँ तक कि अरसल भी फजर मेराज के नाम की हसरत करे। उठ जाओ फजर मेराज, लड़कियाँ आपसे मोहब्बत पर नहीं रोएंगी। खूबसूरत आंखों को हथेलियों से रगड़ते वो उठ खड़ी हुई। दराज कामत लड़की सुर्ख सफ़ेद गाउन पहने किसी खूनज़दा कफन में लिपटी हुई लाश की तरह खड़ी थी, पूरे कद से, जैसे लाश को किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही। लड़कियां आपसे मोहब्बत पर नहीं रोएंगी। वो फिर से ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। ज़रा सा झुककर इसने आगे से गाउन सेट किया और फिर सीधा होते कंधे चौड़े कर लिए। लड़कियां आपसे मोहब्बत पर नहीं रोएंगी। कंधों पर पड़ा वो सुर्ख रंग का अनकबूत के जाले नुमा घूंघट सर उठाकर सर पर सजा लिया। लड़कियां आपसे मोहब्बत पर नहीं रोएंगी। आंखें मूंदे इसने विर्द किया। इसके वजूद का रुआं रुआं इसी विर्द की गवाही दे रहा था। कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर झटके से खुला। सफ्तर का चेहरा दिखाई दिया। फजर, आ जाओ, अब हमारी बारी है। वो इसे बुलाने आया था। फजर ने आंखें खोल दी। एक आखिरी नज़र आईने में नज़र आते अपने वजूद पर डाली और फिर गर्दन अकड़ाए दरवाजे की जानिब बढ़ गई। लड़कियां आपसे मोहब्बत पर नहीं रोएंगी। इसके जाने के बाद भी फ़िज़ा का हर ज़र्रा इसी के अल्फाज दोहरा रहा था। हाँ, लड़कियां आपसे मोहब्बत पर नहीं रोएंगी। विलियम जोसेफ सर झुकाए बैठा था, किसी मुजरिम की तरह, जिसने ऐसा जुर्म किया हो जिसकी माफ़ी नहीं मिलती, और वो मुजरिम जो अपने जुर्म पर शर्मिंदा भी हो। ईसा मामू ने इसके झुके हुए सर को देखा। वो इस वक्त स्कूल में थे, इनके ऑफिस में, और विलियम ने पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया था। फजर कौन थी? वो इसे क्यों दिखाई देती थी? और इससे विलियम का क्या ताल्लुक़ था? इसने कुछ भी नहीं छुपाया। ईसा मामू के लिए ये इतना हैरान कुन था कि वो कई लम्हे साकित बैठे रहे। फिर उन्होंने विलियम को कंधों से थाम लिया। सर उठाओ वली। विलियम सर उठाता उठ खड़ा हुआ। इनके ऐन सामने वो उन्हें देख रहा था। जाने ईसा मामू क्या रिएक्ट करने वाले थे, पर अगले ही पल वो साकित रह गया क्योंकि ईसा मामू इसे गले लगा चुके थे। मोहब्बत से इसकी पीठ थपकी। मार्फत का ताज पहनने पर बहुत बहुत मुबारक हो। विलियम यूं ही खड़ा रहा। समझ न आया हंसे या रोए, बोले या खामोश रहे। निकाह करके बेहतरीन ईमान में दाखिल होने पर दूसरी मुबारकबाद कबूल करो। वो इसे यूं थपक रहे थे जैसे इसने दुनिया फतह कर ली हो। विलियम तो इनके अल्फाज पर हैरान रह गया। इसकी इस अमल को कोई यूं खुले दिल से भी कबूल कर लेगा, ये इसे अंदाज़ा नहीं था। वो हैरानी से उन्हें देखे जा रहा था। लेकिन अपनी बीवी को पाकिस्तानी छोड़ आए, ये बहुत गलत किया। ईसा मामू ने इसका गाल थपथपाते कहा। विलियम बेजुबान सा उन्हें तके गया। अरे भाई, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने निकाह किया है, गवाहों की मौजूदगी में कबूल किया है।
वली हो तुम इसके, सर उठाकर फ़ख्र से कहो। डर क्यों रहे हो? विलियम ने थूक निगल कर गला तर किया। कुछ कहने को लब बाकी है, पर अल्फाज दम तोड़ गए। ईसा मामू इसे मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहे थे, और विलियम इस मोहब्बत का आदी नहीं था। आंखों का नम होना तो बनता था, पर इस शादी की कोई हकीकत नहीं है, इसने बमुश्किल बताया। तुम्हारे ये कहने से कामात नहीं बदल जाएंगे बरखुरदार। पता नहीं मैं इसे याद भी हूँ या नहीं। इसने मायूसी से सर झुका लिया। ईसा मामू ने हैरत से इसे देखा और फिर मुस्कुरा दिए। तुम्हें पता है तुम्हारी बेचैनियों की वजह क्या है? इसे वापस बैठते उन्होंने नर्म लहजे में कहा। उन्हें आज महसूस हुआ था कि विलियम मासूम था। वक्ती गुस्सा, अपनों के लिए लड़ना झगड़ना, सब ठीक था। जोसेफ से इसकी लड़ाई भी ठीक थी, पर वो फितरतन मासूम था, क्योंकि इसका दिल साफ था। 24-25 साल जवान लड़का जो अपनी पहचान की जंग लड़ रहा था, जिसने होश संभालने से अब तक ज़िंदगी के सारे साल जहनी बीमारी से लड़ते गुजार दिए थे। वो किसी को जानबूझकर हर्ट कर ही नहीं सकता था। वो अपनी ज़िद में कोर्ट मैरिज करके आया था, और इसी ज़िद की वजह से तकलीफ़ सह रहा था। इनके सवालों पर विलियम ने खाली खाली निगाहों से उन्हें देखा। तुम अपने जिस्म का एक हिस्सा वहीं छोड़ आए हो। विलियम सांस नहीं ले पाया। क्या वो वाकई ठीक कह रहे थे? म- मैं 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 समझा नहीं। जाने वो क्या समझना चाह रहा था। वो लड़की जो तुम्हारी मनकूरहा है, वो तुम्हारा एक हिस्सा है। इसे तुम्हारे लिए बनाया गया है, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। आदम के लिए हमेशा से ही हव्वा को बनाया गया। वो तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम इसके मोहताज हो। वो तुम्हारा सुकून है, और अपने सुकून को कोई यूं ही बेआसरा छोड़ आए तो फिर बेचैनियाँ पैदा नहीं होंगी तो और क्या होगा। वो उन्हें किन हकीकतों से रोशनास करवाने वाले थे? इस उम्र में लड़के ऐसी सोच कहाँ रखते हैं? पर विलियम समझने की कोशिश कर रहा था। इसे मैं याद भी नहीं होऊंगा। दिल में अजीब सा दर्द था, मीठा दर्द। ये खुशी और तकलीफ़ बैक वक्त दे रहा था। तुमने इसे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कबूल किया है, तुम मत भूलना। ईसा मामू ने इसकी फरार की सारी राहें मसदूद कर दी। वो अब भाग नहीं सकता था। इसे आज एहसास हुआ था कि वो वाकई अपना एक टुकड़ा वहीं कहीं छोड़ आया था। नमाज पढ़ोगे? असर का वक्त था। ईसा मामू ने बड़ी अपनाइत से पूछा। जी? इसने खौफज़दा निगाहों से ईसा मामू को देखा। क्या वाकई वो वक्त आ गया था जब इसे अपनी अलग पहचान चुननी थी? क्या वो वक्त आ गया था जब इसे जोसेफ पैलेस के मकीन हमेशा के लिए छोड़ देंगे? क्या वो वक्त आ गया था? इसकी आंखों में खौफ के डोरे फैलने लगे, चेहरे पर वहशत सी छा गई, गले में कांटे उगाए। ईसा मामू इसकी अंदरूनी कैफियत से वाकिफ थे। वो इसे देखकर मुस्कुरा दिए, फिर इसके कंधे पर हाथ रखते इसकी जानिब झुके। मोहब्बत और मार्फत सबको नहीं मिलती। इनकी आंखें जताती हुई थीं। ये दांत जिसके सर पर सज जाता है इसे सजा देता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे पहने रखते हो या फिर उतार कर फेंक देते हो। वो उठ खड़े हुए। तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। वो इसे साकित छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए, जबकि विलियम अभी तक समझने की कोशिश कर रहा था कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा था। जो हुआ वो क्यों हुआ था? जो हो रहा था क्या वो सही था? मुसलमान की हैसियत से अपनी पहचान बनाना यानी अपनों को खो देना था, क्योंकि मिस्टर जोसेफ ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। वो इसे खुद से काट कर फेंक देते, पर मुसलमान की हैसियत से इसे कभी कबूल न करते। एक तरफ इसकी फैमिली थी, जोसेफ ख़ानदान था, विलियम जोसेफ इसका नाम था। एक शान थी, आसमान की वसअतों जैसी ज़िंदगी थी जहाँ चारों जानिब सितारे चमकते थे। और दूसरी तरफ मार्फत थी, अल्लाह था, मोहब्बत थी, और ये नई ज़िंदगी ज़मीनी ज़िंदगी थी। इसे आसमान से ज़मीन पर आना पड़ता। फैसला बहुत मुश्किल था। क्या वो ये कर पाएगा? क्या वो आसमान से ज़मीन पर आ पाएगा? टन टन टन, किसी घर का घंटा ज़ोर से बजा और विलियम जोसेफ की उल्टी गिनती शुरू हो गई।